बहरहाल छत्तीसगढ़ के बाद अब रुख मध्य प्रदेश का करते हैं, जहां कल मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। लेकिन किसे अमृत और किसे विष मिलेगा, चलिए विस्तार बात होगी आज के दूसरे मुद्दे विस्तार पर विष। तो मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार के सामने जो धुंध थी वो अब छट गई है और ये साफ हो गया है कि मंत्रिमंडल का विस्तार 2 जुलाई यानी कल ही होगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपने एक बयान में इसकी पुष्टि की है। इधर आनंदीबेन पटेल ने मध्य प्रदेश के प्रभारी राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण कर ली है और वे कल माननीयों को शपथ दिलाएंगे। लेकिन सवाल वही है कि मंत्री पद की शपथ कौन कौन लेगा, कौन से नए चेहरे टीम शिवराज का हिस्सा होंगे, सिंधिया समर्थक कितने नेता मंत्री बनेंगे और मंत्रिमंडल में कल कितने बीजेपी नेता एडजस्ट हो पाएंगे। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि विस्तार से पहले सीएम शिवराज ने आखिर विष पीने वाली बात क्यों कही। मुख्यमंत्री के इस बयान के असल मायने क्या है, चलिए इस पर चर्चा का दौर शुरू करें। उससे पहले देख लेते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट। कल मंत्रिमंडल शपथ ले लेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ये वो बयान है जिसके बाद मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार की बेचैनी पर विराम लगा और आखिरकार वो कल आ ही गया जिसका लंबे समय से इंतजार था। 2 जुलाई से टीम शिवराज में सदस्यों की संख्या बढ़ने वाली है। हालांकि फिलहाल ये तय नहीं है कि कितने माननीय मंत्री पद की शपथ लेंगे और शपथ लेने वाले चेहरे कौन होंगे। वैसे सियासी गलियारों में जो खबरें हैं उसके मुताबिक मंत्रिमंडल में कई नए चेहरे शामिल हो सकते हैं, जबकि तमाम वरिष्ठ विधायक पहले की तरह इस बार टीम शिवराज का हिस्सा शायद नहीं होंगे। खैर, कौन शपथ लेगा और कौन नहीं, ये कुछ ही घंटे बाद साफ हो जाएगा। लेकिन इस बीच सबको ये बात खटक रही है कि मंत्रिमंडल विस्तार से ठीक पहले सीएम शिवराज ने विष पीने वाली बात क्यों कही। मंथन से अमृत ही निकलता है, विष तो सिर्फ पी जाते हैं। कल मंत्रिमंडल शपथ ले लेगा। मंथन से अमृत निकलता है और विष शिव पी जाते हैं। सीएम शिवराज के इस बयान ने सवाल खड़ा कर दिया है कि दिल्ली में जो कुछ हुआ क्या वो शिवराज के अनुरूप नहीं हुआ। हालांकि दिल्ली से भोपाल आए बीजेपी प्रदेश प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे का कहना है कि सब कुछ ठीक है, कोई भी असंतुष्ट नहीं है। सब ठीक से हो जाएगा, कोई सभी संतुष्ट है, सब ठीक हो जाएगा। इधर मंत्रिमंडल विस्तार पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने तंज कसते हुए कहा है कि अब मध्य प्रदेश के भविष्य के साथ किस प्रकार का खिलवाड़ होगा ये आने वाला समय बताएगा। एक समय बाद मंत्रिमंडल बनने जा रहा है, इसके क्या कारण थे और मंत्रिमंडल बनाने का क्या परिणाम होगा, मध्य प्रदेश के भविष्य के साथ किस प्रकार का खिलवाड़ होगा, ये आगे आने वाला समय बताएगा। मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार के पहले वार पलटवार के साथ ही तमाम उलझने हैं जो निश्चित तौर पर गुजरते वक्त के साथ सुलझेंगी। लेकिन फिलहाल रोमांच इस बात को लेकर है आखिर कौन वो नए चेहरे होंगे जो गुरुवार को मंत्री पद की शपथ लेंगे। सिंधिया के कितने नेता टीम शिवराज का हिस्सा बनेंगे और उसके बाद मंत्रिमंडल में बची जगह में बीजेपी के कितने विधायक एडजस्ट हो पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो विस्तार का विष आज के इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ गए हैं। एक बार फिर हमारे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक कमल श्रीवास्तव जी और वरिष्ठ पत्रकार के महतो जी। आप लोग स्वागत है। हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ निर्मल सिंह बैस भी हैं, न्यूज रूम से हैं। निर्मल, सबसे पहले आपके पास क्या नई खबर है, कितने बजे मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, कितने बजे शपथ होगी, कुछ और आपके पास कोई नई खबर हो तो? देखिए, बिल्कुल जो अब तक हमें सूत्रों से जानकारी मिली है, अधिकृत नहीं कही जा सकती अभी, क्योंकि काफी कुछ बीजेपी में अभी उठापटक की अभी भी चल रही है। जो जानकारी आई है उसके मुताबिक सुबह 11 बजे जो है मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण होगा और ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है विशेष विमान से करीब 10 बजे भोपाल पहुंच जाएंगे। और ये भी सूचनाएं मिल रही हैं कि कल दोपहर में ज्योतिरादित्य सिंधिया 2 दिन के प्रवास पर भोपाल आएंगे और कल दोपहर 2 बजे के आसपास बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को बीजेपी मुख्यालय पहुंचकर बीजेपी में शामिल करवाएंगे। और साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो मंत्रिमंडल में कौन शामिल हुआ है, कौन छूट गया है, ये अब पीछे पुरानी बात हो गई है, क्योंकि विनय सहस्त्रबुद्धे केंद्र से एक फाइनल सूची लेकर भोपाल आ चुके हैं। और पहली बार ऐसा हो रहा है कि बेहद जो है गंभीरता, गोपनीयता इस मामले में बढ़ती जा रही है। किसी भी तरीके से नाम लीक नहीं होने दिए जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री निवास पर इस समय जो है एक तरह से कहना चाहिए इस समय वार रूम बना हुआ है, क्योंकि जो सूची में शामिल हैं उनको इत्तला दी जा रही है, जो सूची में शामिल नहीं है उनको जो है दिलासा दी जा रही है। तो ये दो महत्वपूर्ण कार्य इस समय मुख्यमंत्री निवास से चल रहे हैं। जी निर्मल, ये भी सुनने में आ रहा है कि जो वरिष्ठ मंत्री जिनको मुख्यमंत्री चाहते थे मंत्री बनाना, वो उनके नाम नहीं आ पाए हैं। ऐसी स्थिति में इस समय जो बैठक चल रही है, विनय सहस्त्र बुद्धे जी हैं, शिवराज जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा जी हैं और संगठन मंत्री सुहास भगत जी हैं मुख्यमंत्री निवास पे। तो जो शामिल वरिष्ठ मंत्री नहीं हुए उनको एक एक करके बुला के उनको समझाइश दी जा रही है, इसमें कितनी सत्यता है? देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की जो विशेषता है वो ये है कि बड़ी ही गंभीर बात को बड़ी सहजता से कह जाते हैं। जैसा कि हमारे दर्शकों ने आपने अभी सुना कि विष तो शिव पी जाते हैं, ये उनका मर्म जो है ये वही मर्म है जो 50-50 फार्मूले के तहत 50% युवा और 50% बुजुर्ग या अनुभवी कह सकते हैं आप, उनको शामिल किया गया मंत्रिमंडल में। तो जाहिर सी बात है जब 50-50 की बात होगी तो बहुत सारे, क्योंकि 15 साल जो है बीजेपी ने अभी तक राज किया है, तो बहुत सारे ऐसे उनके जो साथ वाले मंत्री हैं, खासकर कुछ चहेते मंत्री भी हैं स्वाभाविक तौर पर, तो उनके नाम कहीं ना कहीं कट गए हैं और यही वजह रही कि विषपान की बात कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री को कहना पड़ी। और रही बात ज्योतिरादित्य सिंधिया की खेमे की अगर बात की जाए तो सिंधिया चाहते थे कि उनके 13 मंत्रियों को कुल जगह दी जाए और अगर 3 अन्य विधायकों को, पूर्व विधायकों को जोड़ लिया जाए जिसमें बिसाहुलाल सिंह, हरदीप सिंह डंग और कंसाना है, तो ये संख्या 16 हो जाती है। बड़ा मुश्किल सिंधिया को कुल 9 विधायकों पर मनाया जा चुका है और इन 3 को जोड़ दिया जाए तो ऐसी उम्मीद है कि इस सूची में जो गोपनीय सूची लेके आए सिंधिया समर्थक या सिंधिया से जुड़े या जिन्होंने कांग्रेस छोड़ी थी 1 दर्जन जो है पूर्व विधायक शामिल हो चुके हैं। और रही बात जैसे कि आपने अभी बताया, तो निश्चित तौर पर जैसे कि मैंने आपको बताया जो भोपाल में मौजूद हैं उनको रूबरू जो है बैठा के समझाया जा रहा है, मान मनोबल का दौर चल रहा है। अलहदा इसके जो भोपाल में नहीं है इनके जो नेता, तो उनसे दूरभाष पर बात की जा रही है। जी ऐसा संभव नहीं है, जब मंत्रिमंडल की बारी आई इसका थोड़ा सा भी सुगबुगाहट भी हो, भोपाल आ चुका है, दूरभाष पर बात करने की जरूरत नहीं। हमारे साथ कमल जी है। कमल जी, क्या लगता है, हालांकि जब शुरू में ये बात आई थी कि जो उनके 6 मंत्री हैं सिंधिया जी कोटे के, वो 6 के 6 मंत्री बनेंगे, मुझे नहीं लगता है, आप बेहतर बता सकते हैं, मुझे एदल सिंह कंसाना हुए, बिसाहुलाल सिंह जी हुए, हरदीप सिंह डंग हुए, इन 3 लोगों के लिए ये अपने आप, ये दिग्विजय सिंह जी के, हरदीप सिंह डंग को छोड़ दे मीनाक्षी नटराजन के थे, बाकी ये लोग दिग्विजय सिंह जी के साथ थे। क्योंकि इनको मंत्री नहीं बनाया गया, वरिष्ठता को दरकिनार किया गया, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया। तो जैसा अभी निर्मल जी बता रहे हैं कि 10 लोगों को सिंधिया जी के मंत्री बनाने की बात हुई थी, क्या आपको मालूम है? हमें लगता है 6 + 3। नहीं, मुझे जो लग रहा है, जो आपने गिनती गिनी जी, तो 6 तो ऑलरेडी थे, तो वो 6 बनेंगे और डंग जी, राजवर्धन सिंह जी और बिसाहुलाल जी और हरदीप सिंह कंसाना, तो टोटल मिला के 10 हो जाते हैं। तो ये 10 तो जहां तक मेरा अंदाजा है, जो जानकारी मिली है कि ये 10 रहेंगे। इसके अलावा ऐसा एक नाम और चल रहा है रणवीर जाटव का जी, कि चूंकि चुनाव होने हैं ग्वालियर संभाग में ही, 17 सीटें वहीं हैं, तो शायद जाटव वर्ग को साधने के लिए रणवीर जाटव का नाम एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है। तो यदि मान लिया जाए कि 11 हो गए और अभी जैसे कि नॉर्मल परंपरा है कि पहले शुरू में ही पूरी की 35 सीटें नहीं भरी जाती मंत्रियों की, 3-4 तो खाली रखी जाएंगी, तो उस हिसाब से यदि ये इतने लोग अभी बनने वाले हैं तो बाकी बचे हुए जितनी सीटें हैं तो वो आपके करीब 15 या 16 वो भारतीय जनता पार्टी के कोटे से आएंगी। तो यदि वो मान लिया जाए तो 26-32 हो जाते हैं, तो 3 सीट बच जाती है। अब वो 3 सीट के लिए बाद में कभी भी विस्तार का एक आधार दिया जाता है, लोगों को आगे आपको उसमें ले लिया जाएगा, लालसा दी जाती है। और मेन इशू है कि 16 में कौन बनेंगे जी। तो अब यदि आप देखेंगे 14 लोग, जहां तक मुझे ध्यान है, आपको ज्यादा कंफर्म याद होगा कि 14 मंत्री इस बार चुनाव में हार गए थे भारतीय जनता पार्टी के, तो 14 तो क्लियर कट वैकेंसी हो गई, नए लोग आ सकते हैं। अब उसमें से 10 चले गए सिंधिया जी के साथ वाले, तो 4 वो बचे और मेरे ख्याल से 4-5 सीटें और नए पुराने लोगों को ड्रॉप करने के बाद 8-10 लोग नए बनना चाहिए, जो एक संभावना है जी। अब वो लेकिन एक नया फार्मूला जैसी चर्चा है, आपको भी ज्यादा ही पता होगा मुझे
भी कुछ तो जानकारी है कि ऐसी बातें आ रही हैं कि नए लोगों को मौका दिया जाए। नए लोग मतलब कि जिनको अभी तक मौका नहीं मिल पाया है, भले 3 बार 4 बार के विधायक हो। मेरी अपनी समझ में यदि भारतीय जनता पार्टी की अभी तक पहले की तो सोच नहीं थी कि व्यक्तियों के आधारित हो कि मुझे मौका दिया जाए, अग्निहोत्री जी को मौका दिया जाए। अभी तक बीजेपी की सोच ये थी कि हमको किसको बनाने से आगे चुनाव में फायदा होगा, ये क्राइटेरिया है। तो यदि उस क्राइटेरिया को देखा जाएगा तो उसमें फिर ये बात नहीं आती कि यंग है कि पुराना है कि 3 बार से है कि 2 बार से है। यदि ये है, अभी पता नहीं, जो मंथन अभी आपके टीवी बता रहा है कि बैठक चल रही है, लिस्ट लेके आए हैं, फाइनल लिस्ट होती तो फिर बैठक होने का मुद्दा नहीं होता। अरे लिस्ट में कहीं बैठक इसलिए हो रही है कि जिनका नाम कट गया उनको बुला के समझाइश दी जा रही है। फाइनल लिस्ट तो आ चुकी नहीं, पर मुझे जो थोड़ी सी जानकारी कि शायद सीएम साहब ये जो उनका बयान है, और एक आपने शायद वो भी देखा होगा, एक ट्वीट उन्होंने किया है उर्दू का शेर, जिसमें कहा है कि मदद करने के लिए आए थे, राहजन बैठे और राहजनी इतनी की कि हमको बहुत दाग दे बैठे। तो वो किसके लिए है? मेरा अंदाजा है शायद उनका अपने अध्यक्ष के लिए है, जो मैं समझ पाता हूँ, क्योंकि अभी जैसा संगठन का और सीएम का तालमेल नहीं बैठ रहा, ये बहुत स्पष्ट दिख रहा है। इसमें कोई अब वो बात नहीं है कि छुपी हुई बात हो, कि संगठन का ही ये कहना है कि नए लोग बने, और शिवराज जी का कहना है कि वरिष्ठता को हम पहले प्रेफरेंस दें, कुछ नए लोगों को लाएं। तो अब जैसा कि आपने कहा कि सिर्फ समझाइश दी जा रही है बुला करके, मेरी जानकारी के मुताबिक अभी शायद कुछ नामों पे ये कहा गया है कि आप वहां जाकर के चर्चा करके फाइनल कर लीजिए। एक मोटी मोटी सूची तो आ चुकी है, बात आपका कहना सही है, 2-4 नामों के बारे में चर्चा होनी है, जो मेरी जानकारी के मुताबिक। अग्निहोत्री जी, लग रहा है अमृत निकलेगा और विष तो शिव पी जाए। शिव या दो अर्थ निकल है, शिव शिवराज सिंह चौहान भी, शिव दूसरी तरफ भी निकल रहे। क्या लगता है आपको यहाँ, मतलब संगठन और वो लोग भारी पड़ गए सीएम पे? अभी तक तो 2003 का मंत्रिमंडल छोड़ दे, 2003 के बाद जब 2005 में आए थे, उसके बाद 8, 13 बाकी शिवराज जी की ही अनुसार चलता रहा है। पहली बार जब 2005 में बने थे उस पर जरूर सबके अपने अपने समाहित थे, फिर जो उनके हो गए वही रहे। अब ऐसे तो कहीं न कहीं उनका दर्द छलका है या कुछ और बातों में कह गए? नहीं, आप जो कह रहे हैं त्रिपाठी जी कि अब तक उनको फ्री हैंड था जी, ये पहली बार है, क्योंकि यह सरकार ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत की वजह से बनी है। कांग्रेस से उन्होंने जो बगावत की उसकी वजह से यह सरकार बनी है। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के बगावत में जो वादे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने उनसे किए थे, उन वादों को निभाने के लिए जो कठिनाइयां सामने आ रही हैं भारतीय जनता पार्टी सरकार के, और जो उनके अपने शिवराज सिंह चौहान के अपने बहुत करीबी ऐसे विधायक हैं जो वरिष्ठ भी हैं और उनको बहुत ज्यादा प्रिय भी हैं, जैसे 1-2 नाम मैं लूंगा, रामपाल सिंह जी का और गौरीशंकर बिसेन जी। तो इन लोगों के नाम कट गए हैं। तो जो विष पीने की बात जो की जा रही है, इनके इस बयान में बहुत ज्यादा गहराई है कि मंथन से अमृत निकलता है, और जो दिल्ली में मंथन हुआ और लंबा मंथन हुआ, मैं नहीं कहूंगा कि भोपाल में ज्यादा मंथन हुआ, ज्यादा मंथन भोपाल में नहीं, दिल्ली में ही हुआ, और वहां से जो भी अमृत निकला वो तो सब पिएंगे, और जो विष है, जो दर्द है, जो परेशानी है, जो शिवराज सिंह चौहान अपने हिसाब से जो गठन करना चाहते थे मंत्रिमंडल का, वह संभव नहीं हुआ, तो वो विष जो है वो शिवराज सिंह चौहान को पीना पड़ रहा है, ऐसा उनका मंतव्य मुझे नजर आता है। देखिए, कितने मंत्री शपथ लेंगे ये तो अभी कल सुबह स्पष्ट होगा, लेकिन फिर भी एक अनुमान जो लगाते हैं, वो कयास जो लगाते हैं, उसके मुताबिक लगता है कि 25 मंत्री जो है वो शपथ लेंगे। तो 25 से 31 हो जाते हैं। श्रीवास्तव जी भी बता रहे हैं, कमल जी भी बता रहे हैं। तो कल 25 मंत्री शपथ लेने जा रहे हैं, जो जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया के मंत्रियों की कुल संख्या, जिसमें 2 अभी ले चुके हैं, 12 के आसपास रहेगी। 1 दर्जन उनके विधायक रहेंगे, बाकी भारतीय जनता पार्टी के रहेंगे, और उसमें भी वरिष्ठता में जो नाम कल आप बहुत ज्यादा 2 दिन से अपन ले रहे थे, गोपाल भार्गव, उनका नाम भी शामिल है, ऐसी सूचना है। अब मीडिया में सूचना ही आती है,
पक्की खबर नहीं आती। देखिए विनय सहस्त्रबुद्धे इतने कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे, उनकी बॉडी लैंग्वेज इतनी कॉन्फिडेंट थी कि जो कुछ भी दिल्ली से निकल के आया है अमृत वो लेकर के आए हैं। और शिवराज सिंह चौहान के पास भी ये कहने के लिए बहुत आसान तर्क है कि साहब दिल्ली से जो तय हुआ है मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे हाथ में कुछ था नहीं, ये सब कहने के लिए उनके पास है। जो वो अपने प्रिय मित्रों को जो जिनको वो शामिल करना चाहते थे और वो शामिल नहीं हो पा रहे हैं, उनको कहने के लिए बहुत अच्छा है कि विष उन्होंने पी लिया है और अमृत जो सरकार के गठन के लिए जो जरूरी था वह बांटा जा रहा है। देखिए कमलनाथ जी का कल का बयान भी मैं इस बारे में बीच में लाना चाहूँगा, क्योंकि कमलनाथ जी को यह लग रहा है कि अभी 24 जो उपचुनाव होने हैं, जिसमें 22 तो यही है जो बगावत करके गए थे, उसमें से जो रिजल्ट आएगा, कमलनाथ जी और कांग्रेस के जो रणनीतिकार हैं उनको उम्मीद है कि जो रिजल्ट आएगा वह उनके पक्ष में होगा और ये सरकार गिर के फिर से कांग्रेस की सरकार बन जाएगी। यह भी एक पेंच है। दूसरा एक आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं कि अभी तक मेरी सूचना के अनुसार उप मुख्यमंत्री पद का पेंच हल नहीं हुआ है और लगता है कि 2 उप मुख्यमंत्री भी होंगे। अब देखने वाली बात है कि कल क्या होता है। कमल जी एक बात सोचिए, जो चुनाव के पहले ठीक है बहुमत नहीं आई बीजेपी की, लेकिन चुनाव के पहले जिस क्षेत्र में, जैसे रीवा ही ले लीजिए, अब सब पूरी क्रेडिट राजेंद्र शुक्ला को जा रही है कि पहली बार इतिहास में 8 के 8 विधानसभा सीट, नहीं तो 8 के 8 कांग्रेस आती रही है, लेकिन 8 के 8 बीजेपी नहीं। कोई भी विश्लेषक, कोई भी विश्लेषक, सारे एग्जिट पोल, मेरा एग्जिट पोल भी वहां फेल हुआ, सब लोग मानते थे कम से कम 2 से 3 तो कांग्रेस आ जाएगी। अच्छा, मैं एक बार आप सवाल कर, बिसेन साहब हमारे साथ हैं दूरभाष पर। बिसेन साहब, एसपी त्रिपाठी बोल रहा हूँ, स्वराज एक्सप्रेस से आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ जी, धन्यवाद। बोलिए। बिसेन साहब, कल मंत्रिमंडल का शपथ हो जाएगा, तय हो गया है, लेकिन शिवराज जी ने एक बड़ा उस तरह का बयान दिया जिसको लेके बहस छिड़ पड़ी कि अमृत से मंथन से अमृत निकलता है, विष तो शिव पी जाते हैं। इसको लेके क्या कहना है आपको? नहीं, माननीय शिवराज जी ने जो कहा है तो सोच समझ के कहा है जी, उससे मैं कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करना चाहूंगा जी, वही कहा है जी। चलिए, ये एक बात और है, ये बात कही जा रही कि जो वरिष्ठ हैं, जो पहले भूषण साहब मेरी आवाज सुन रहे हैं सर? कमल जी थोड़ा सा विषाद में भी होंगे शायद, मुझे हाँ, मुझे लग रहा, आपको भी कमल जी लग रहा होगा उनकी बातों से, और उन्होंने एक तरह समर्थन कर दिया। तो जब आदमी अंदर से दुखी होता है तो बहुत सारी बातें नहीं करना चाहते हो। तो हमारे जो लोग हैं, हमारे इनपुट के लोग हैं, उन्होंने विशेष जी से बात करा दी, यही बहुत है कमल। तो ऐसी स्थिति में जब अगर राजेंद्र शुक्ला सिर्फ इस बात को कि वही बन रहे हैं, आप भी जानते हैं गिरीश गौतम हो या दूसरे हो, वो प्रभाव नहीं है, यहाँ तक कि ये भी कहा जा रहा है कि सारा 8, 10, 15 विधानसभा सीटों का चुनावी खर्च भी उनने उठाया। ऐसे में उनको दरकिनार तो आने वाले समय में इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। उपचुनाव तो वहां नहीं है, लेकिन ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, 3 ही साल बचे चुनाव को, 3-3.25 साल। देखिए, मैं रीवा के बारे में तो मैं थोड़ा बहुत कह सकता हूँ, चूंकि उसी क्षेत्र का हूँ और राजनीतिक वहाँ की जानकारी भी कुछ थोड़ी बहुत रहती है। ये मैं मानता हूँ कि 8 सीट पहली बार इतिहास में भारतीय जनता पार्टी को मिली है, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि वहां से किसी को मंत्री ने बनाया जाए। ये तो सबसे बड़ी बात है। अदरवाइज वहां के लोगों को और कांग्रेस को एक मौका मिल जाएगा कहने का कि 8 सीट देने के बाद भी किसी को यहाँ के मंत्री नहीं बनाया गया। तो वो एक उसका रिएक्शन आगे के चुनावों में फर्क डाल सकता है, इसमें कोई दो मत नहीं है। पर मुझे ऐसा कम प्रतीत होता है कि राजेंद्र शुक्ला जी या गिरीश गौतम में से कोई भी मंत्री न बनेगा, रीवा जिले को छोड़ दिया जाएगा। ये है बात। तो ये भी रहती है कि नागेंद्र सिंह जी को बनाया जा सकता है, देवराज सिंह जी को बनाया जा सकता है, पर शायद जो विंध्य को पूरे को मान लिया जाए थोड़ा सा, क्योंकि शहडोल जिले से 2 लोग ऑलरेडी हो रहे हैं, ये तय है एक तरह से। मीना सिंह जी पहले बन चुकी हैं, बिसाहू लाल जी बन रहे हैं। एक सतना को मिलेगा, एक सीधी को मिलेगा, एक रीवा को मिलेगा। तो वो यदि रीवा से नहीं बनता कोई, तो शायद रीवा का दुर्भाग्य होगा कि इतना ऐसा रिजल्ट देने के बाद भी।
यदि मंत्री नहीं बनाया जाता है। अगर गिरीश जी को बना दिया जाता है, मेरा अनुमान है कि रीवा से एक बनेगा। नहीं तो अगर गिरीश जी को बना दिया जाता है तो अब आज की स्थिति में गिरीश जी का प्रभाव और राजेंद्र शुक्ला जी के प्रभाव में बहुत अंतर हो गया है कमल जी। नहीं, ये जो आपने बात कही कि 2003 में जब चुनाव होकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, उस वक्त गिरीश जी ने हराया था श्रीनिवास तिवारी जी को जी। और जो उस 10 साल में दिग्विजय सिंह जी के शासनकाल में एक दूसरे सीएम के रूप में जाने जाते थे। तो दिग्विजय सिंह जी खुद ही कहते थे कि यहाँ का सीएम तो मैंने तिवारी जी को बना दिया है। तो मेरे अपने हिसाब से उस वक्त उनका बनने का ज्यादा वो था। आज शायद राजेंद्र शुक्ला जी जो बन चुके हैं तो उनको वरिष्ठता का है, लेकिन अब वही बात अगेंस्ट जा रही है कि आप दूसरे को मौका देंगे। तो मेरा अपना मानना है कि गिरीश जी में योग्यता की कमी नहीं है। योग्यता में तो दोनों ही राजेंद्र सिंह ने इतने दिन में अपने को साबित किया, और गिरीश जी को मैं जानता हूं, बहुत पहले से जानता हूं छात्र जीवन से, तो गिरीश जी में भी एक काबिलियत है। तो इसलिए ये कहना कि वो होगा, हाँ, लेकिन जहां तक आपने राजनीतिक प्रभाव की बात की, प्रभाव हमेशा पड़ता है पद के आधार पे। क्योंकि 11.5 साल करीब राजेंद्र शुक्ला जी मंत्री रहे वहां से, तो नेचुरली उनका अपने नेचर का भी फर्क पड़ता है। गिरीश जी के नेचर और राजेंद्र शुक्ला जी के नेचर में बहुत अंतर है। नहीं, देखिए मैं बताऊं आपको, एक आक्रामक हो जाते हैं, एक हमेशा डिफेंसिव। जो आप कहना चाह रहे हैं कि वो गिरीश जी बेसिकली आपको पता ही है उनका बैकग्राउंड, कम्युनिस्ट नेता है, तो कम्युनिस्ट आदमी कोई शाम तो रहता नहीं है। तो वो तो जो आप कह रहे हैं तो वो हकीकत है। और राजेंद्र शुक्ला जी एक इंजीनियर और फिर एक व्यापारी आदमी, तो वो उसका नेचर, वो तो बेसिक इनहेरेंट नेचर बन जाता है, वो चीज है। लेकिन जहां तक जनता के प्रति समर्पण की बात है, तो यदि आप पाएंगे उसमें गिरीश जी में भी कमी नहीं है, राजेंद्र जी में भी कमी नहीं है। जो थोड़ा सा राजेंद्र जी की कम्युनिकेशन की थी, वो अनुभव के साथ दूर हो गई है। अब वो अच्छे से कम्युनिकेट करते हैं, लोगों को संतुष्ट करने का करते हैं, सार्वजनिक काम भी करते हैं, गिरीश भी करते हैं। हाँ, गिरीश जी चूंकि पद में नहीं थे तो विधायक के रूप में अपने क्षेत्र के लोगों के लिए करते थे। राजेंद्र जी चूंकि मंत्री रहे तो रीवा के अलावा भी वो और जगह के करते थे। तो मेरा तो ये मानना है कि चाहे जो बने, पर दो में से एक आदमी को मंत्री बनना चाहिए, वरना रीवा का बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा कि ऐसा रिजल्ट देने के बाद भी कोई आदमी मंत्री नहीं बनता है। ये मेरा व्यक्तिगत मानना है। चलिए, चलते चलते निर्मल जी, कुछ और नई खबर, ये तो बात आ गई, अभी तो आपने सुन भी लिया बिसेन जी को, और उनके जो जिस तरह बात कर रहे थे उससे कुछ बहुत अच्छी खबर उनके लिए नहीं दिख रही है हमको, हमें संकेत जो मिल रहे हैं। क्या लगता है आपको, और कोई नई खबर? चेहरे से भी नहीं लग रहा था। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने कि संकेत जो है बहुत अच्छे नहीं मिल रहे हैं। और चूंकि जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि सिंधिया के सिंदूर से जो है बीजेपी ने अपनी मांग सजाई है, तो कई तरह के समझौते और कई तरह की चीजें करना पड़ेंगी। और इसी सब का जो है कांग्रेस पवेलियन में बैठ के मजे ले रही है फिलहाल। और कांग्रेस को पूरी उम्मीद है कि अभी भी जो है उपचुनाव एक उसके पास है जरिया, और फिलहाल इंटरवल हुआ है, और इसके बाद फाइनल अभी बाकी है। तो निश्चित तौर पर बड़ा ही रोचक एक राजनीति ने मोड़ लिया हुआ है। और कल के बाद जो है, जैसा कि अभी कमल जी कह रहे थे कि बीजेपी का फोकस जो है 24 उपचुनाव की सीटें, और जाहिर सी बात है अगर ये नहीं रहेंगी तो सरकार नहीं रहेगी। हो सकता है कल के मंत्रिमंडल में इस बात की छाप सबसे ज्यादा नजर आए। जी चलते अग्निहोत्री जी, आपकी टिप्पणी कि भाई अभी तो 24 चुनाव जीतने हैं, अभी मैदान में अगर कहीं गलती से 15-16 सीटें भी कांग्रेस जीत गई तो गए फिर पलट जाएगा। और ये असंतुष्ट है, और खासकर जो बीजेपी में एक फार्मूला चल गया था कि 70 पार टिकट कटना है, तो जो 2-3 बार के विधायक हैं 70-72 के हो गए, 3 साल बाद नाप लेंगे, गिन लेंगे कि 75 हो जाएंगे, टिकट कटना है, चलो एक बार 6 महीने के लिए मंत्री हुए। ये भी संभावनाएं कहीं बनती है। देखिए, इस मामले में थोड़ा इंटरफेयर करना चाहूंगा कि लोगों को थोड़ा सा गलतफहमी है। भारतीय जनता पार्टी का फार्मूला 70 पार टिकट नहीं देने का नहीं है, 70 या 75 पार। उनका फार्मूला है मंत्री ने बनाने का 75 के ऊपर का। वो तो शिवराज जी ने गौर साहब को और सरताज सिंह को हटाने के लिए बनाया। नहीं, और उसके बाद जैसे मैं रीवा के बताऊं, जो दोनों नागेंद्र सिंह जी हैं वो 75 के ऊपर हैं। उनके नामों की चर्चा जो मैंने अखबारों में देखा और सब में, वो नहीं हो रही है। वो उसका क्राइटेरिया यही। चलिए, अगली बार उनको टिकट नहीं मिलेगा, मैं भी आपसे नहीं, तो कह रहा हूँ ना, तब तक तो अच्छे हो जाएंगे सब। तो टिकट नहीं मिलना उनको। नहीं, आपका यह अनुमान बिल्कुल सही है त्रिपाठी जी की 75 पार टिकट नहीं देने का ही फॉर्मूला भारतीय जनता पार्टी ने अपनाया हुआ है। 75 पार, तो जो 75 हो रहे होंगे तो उनके लिए बड़ी दिक्कत है। ये इस समय तो देखिए, राजनीति चुनौतियों
का पूरा एक पिटारा होता है और राजनीति में हर समय चुनौतियां हैं। एक चुनौती भारतीय जनता पार्टी की इस सरकार ने पार कर ली है, वो चुनौती मंत्रिमंडल गठन की थी, जो बहुत ही गहरी चुनौती थी और बड़ा भारी मंथन हुआ। हमारी नजरिए से देखा जाए तो बहुत बड़ा मंथन करना पड़ा। मंथन के बाद चुनौती तो पार कर ली, उसके बाद वाली चुनौती है असंतोष कितना फैलता है। असंतोष भी फैलता है त्रिपाठी जी, और सबसे बड़ी चुनौती तो अब 24 उपचुनाव है, जिनको लेकर के बीजेपी को बहुत ज्यादा गंभीर होना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि जो कांग्रेस अपनी रणनीति बना रही है 24 उपचुनाव को लेकर के, वो बहुत बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी के लिए सामने खड़ी होने वाली है। और भारतीय जनता पार्टी के भी उन विधायकों के लिए जो मतलब जिनने रिजिग्नेशन दिया है कांग्रेस पार्टी से, जो 22 छोड़ करके आए हैं, उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी और उनको जितवाना भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी। तो देखने वाली बात यह है कि इस चुनौती से निपटने के बाद जो अगली चुनौती सामने खड़ी है, उससे बीजेपी किस तरह से निपटती है। चलिए, हमारा समय समाप्त हो। बहुत बहुत धन्यवाद अग्निहोत्री जी आपका, कमल जी आपका और निर्मल आपका भी सारी टिप्पणी के लिए। तो कल ये साफ हो जाएगा कि टीम शिवराज कितनी बड़ी होगी और किसे अमृत मिलता है और किसके हिस्से में विष आता है। हालांकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि मंत्रिमंडल विस्तार के बाद बीजेपी में अंतर्कलह की स्थिति बन सकती है और इससे निपटना सीएम शिवराज के लिए बड़ी चुनौती होगी। विस्तार के बाद विधायकों के बागी तेवर देखने को मिलते हैं, तो ग्वालियर चंबल में जहां 16 सीटों पर आने वाले समय में उपचुनाव होने हैं, वहां जीत में मुश्किलें हो सकती है। और वैसे भी कहा जाता है कि इंसान को गैरों से ज्यादा अपनों का भय अधिक होता है। ऐसा ही कुछ यहां भी है। वहीं विस्तार के बाद बीजेपी को सपा, बसपा, निर्दलीय विधायकों को भी साधना है, जिन्होंने राज्यसभा चुनाव में बीजेपी का ही साथ दिया था। इधर कांग्रेस दावा कर रही है कि वो 24 सीटों पर उपचुनाव के जरिए फिर सत्ता में आएगी। लिहाजा वो इस इंतजार में है कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो और अगर बीजेपी में फूट होती है तो फिर उसका फायदा कांग्रेस पार्टी को मिले। बहरहाल अब सब कुछ भविष्य पर निर्भर है। इसी के साथ जनता मांगे जवाब मिलना ही हम फिर हाजिर होंगे कल आपके साथ मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर होने वाली चर्चा। नमस्कार। आप देख रहे थे नंबर 1 प्रोग्राम जनता मांगे जवाब।